सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी हम ज्योग्राफी के क्लास में चल रहे हैं और आज उस कड़ी में हम एक नए चैप्टर के आरंभ की स्थिति में हैं, जिसका नाम है सॉइल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की मिट्टी। पिछले कक्षाओं में आपने देखा कि हमने भारत का परिचय देखा। भारत के परिचय के पश्चात हमने भारत की भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार को देखा। हमने भारत के विषय में क्षेत्रफल से लेकर, जनसंख्या से लेकर, नदियों से लेकर, हिमालय से लेकर मैदानी क्षेत्र तक का अध्ययन किया, पठार के क्षेत्र का अध्ययन किया, द्वीपों का अध्ययन किया। मैं समझता हूं कि कोई अभ्यर्थी यदि इस कॉपी को ठीक से रिवाइज कर ले तो इस देश के किसी भी परीक्षा में सफल होने में प्रश्न बाधा नहीं बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मैं अगले अध्याय में हूं। तीसरा चैप्टर होगा भारत की मिट्टी। यहां से आज की कक्षा की शुरुआत होगी। सॉइल्स ऑफ इंडिया। सॉइल्स ऑफ इंडिया। क्योंकि नया चैप्टर है तो हमें चर्चा के साथ ही कक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि एक क्वेश्चन आता है कई बार कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोई बता सकें तो आप में से जवाब दे सकते हैं। पेडोलॉजी, वेरी गुड। पेडोलॉजी का अर्थ होता है मिट्टी का अध्ययन। ठीक है। और एक शब्द है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस, इसका अर्थ कौन बता सकते हैं? पेडोजेनेसिस। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, जेनेसिस माने निर्माण होता है। इसको ध्यान रख लेंगे, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया। ये दो शब्द यहां महत्वपूर्ण है। पेडो माने मिट्टी होता है। इंग्लिश बढ़िया करना हो तो एक बहुत अच्छी पुस्तक है, वर्ड पावर मेड इजी। डॉक्टर नॉर्मन लिविस की एक बुक आती है, रशियन राइटर है लेकिन काफी कमाल का बुक है, जिससे आप शब्दों को ठीक से, वोकेबलरी को स्ट्रांग बना सकते हैं। और एक किताब है ब्रश अप योर इंग्लिश, डॉक्टर एस टी इमाम की बुक है, एस टी इमाम, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मूल बिंदु पर आते हैं। एक संस्था है आईसीएआर। इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसको ध्यान रखना है। और कभी कभी इसके स्थापना के बारे में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य बातों में आते हैं। अब ये तीन शब्द मैंने क्यों लिखा? तो तीन शब्द इसलिए लिखा, एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। उसी तरह से यह पता होना चाहिए कि कौन ऐसी संस्था रही जिस संस्था ने सबसे पहले मिट्टी का वर्गीकरण किया। तो वह वर्गीकरण करने वाली संस्था का नाम है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। भारत एक ऐसा देश है जो हर तरह से विविधता से क्या है, ओतप्रोत है। चाहे हम धर्म को लेकर देख लें, भौगोलिकता को लेकर देख लें, सांस्कृतिक विविधता को देख लें, या मिट्टी की विविधता को देख लें, नदियों की विविधता को देख लें,
हर दृष्टिकोण से विविधताओं वाला देश है। इस कड़ी में निश्चित तौर पर अलग अलग हिस्सों में मिट्टी की प्रकृति अलग अलग होगी, यह निश्चित है। इस प्रकार यदि हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि लगभग 8 कैटेगरी में ICAR ने भारत की मिट्टी का वर्गीकरण किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग हैं, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नई मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, ये सभी मिट्टियों के प्रकार हैं। उसके बाद एक दो और आ सकता है, एक लवणीय मृदा होता है, एक और होता है पीट या जैव मृदा हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और जलोढ़ के 2 प्रकार तो आप जानते ही हैं। जलोढ़ का एक तीसरा भी प्रकार होता है तरय मृदा। तो इन कैटेगरीज में ICAR ने इसको बांटा है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले एक बार क्षेत्र वर्गीकरण को हम देख लें, उसके बाद हम इसमें लिखने की और समझने की शुरुआत करेंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जा सकती है। एक मैप आप सभी के समक्ष में है, इस मैप को ध्यान से देखना है। इस मैप को देखिए एक बार देख लीजिए सब में दिख रहा है कि नहीं। मोबाइल फोन में दिख रहा होगा, ठीक है। चैप्टर 2 में आपने जिस लेवल पर भौगोलिक विविधता को पढ़ा, उससे यदि इंटरलिंक करके इस अध्याय को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे आपने पढ़ा पर्वतीय क्षेत्र। अब देखिए, यदि हम कश्मीर से लेकर और हिमाचल तक के एरिया को देखें या उत्तराखंड के हिस्सों को देखें तो हमें देखने को मिलता है पर्वतीय एवं वन मृदा। इसको एक अलग तरीके से शैडो से लाइन से दिखाया गया है। पहाड़ है तो पहाड़ी मिट्टी ही पाई जाएगी। तो याद रखिएगा, शीर्ष का जो हिस्सा है वह पर्वतीय और वन मृदा के कारण जाना जाता है। यदि हम मैदानी पट्टी में आते हैं, इस लाइन को यदि हम ध्यान से देखें और इस लाइन को हम ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है यह कहीं ना कहीं मैदानी पट्टी है, गंगा का मैदान है मुख्य रूप से। तो इसमें आपको जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगा। और ये केवल यहां तक ही नहीं, बल्कि ऊपर से नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हुए सिक्किम के नीचे से होते हुए आप देखेंगे अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र के मैदान को भी स्पर्श करता है चिकन नेक के आगे जाकर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो बड़ा हिस्सा पर्वतीय मिट्टी का है, दूसरा हिस्सा जो बहुत बड़ा हिस्सा है मैदानी क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं जलोढ़ मिट्टी का है। दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेंगे। कई बार क्षेत्र पूछ लेता है किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, तो राज्यवार ना भी याद रहे तो मैप के चित्र के हिसाब से यदि इसको याद रख लेंगे तो लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब हम चलते हैं गुजरात की तरफ, ऊपर गुजरात के ऊपरी हिस्से में चलते हैं। आप देखेंगे कि इस हिस्से में एक अलग ही हिस्सा आपको दिखाई देगा जो राजस्थान का मेन हिस्सा है। तो राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी की प्रधानता है, डेजर्ट है वहां पर। लेकिन जैसे ही आप समुद्र के किनारे आ जाएंगे, नीचे गुजरात में आ जाएंगे, तो आपको फिर से जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगा उस तीर पर। लेकिन ध्यान रखना है, इसी समुद्र के नीचे वाले तट पर और साइड से लेकर जो भी राज्य यहां तक पकड़ा जाता हो इस तरह से, उस सब में काली मिट्टी है। और बीच में जो दिल्ली और हरियाणा का हिस्सा है उस हिस्से में कहीं ना कहीं लेटराइट मिट्टी की प्रधानता हो जाती है। ध्यान रखिएगा। पठार की जो पट्टी है, इस पट्टी में लाल मिट्टी और पीली मिट्टी मिलती है। उसके नीचे की पट्टी में भी लाल और पीली मिट्टी मिलेगी और उसके नीचे की पट्टी में भी लाल और पीली मिट्टी मिलेगी तमिलनाडु की ओर। लेकिन आप केरल की ओर चले जाएंगे तो वापस से आपको लेटराइट मिट्टी यहां भी दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा और यहां भी आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। यानी समुद्र के किनारे लेटराइट है, जलोढ़ है, ध्यान रखना है। हरियाणा की तरफ भी कुछ वो मिट्टी मिल जाएगा
राजस्थान में आपको मरुस्थली मिल सकता है। यदि हम मैदानी क्षेत्र को देखेंगे तो जलोढ़ मिल जाएगा। ऊपर के शीर्ष हिस्से में पर्वतीय मिल जाएगा। और ये सब पर्वतीय और वन मृदा अरुणाचल तक फैले हुए हैं। ये मेन क्षेत्र है। इसके बाद जो भी मिट्टी होती है, जो शेष बच जाती है, उसकी मात्रा बहुत न्यून है और वो हम अन्य बातों में लिख सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपने एक कमोबेश एक एरिया जरूर जान लिया होगा कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी कहा जाता है। और उसके निर्माण की प्रक्रिया को उसके निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है और उसके निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। पेडोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अब प्रश्न उठता है कि मिट्टी किसको किसको कहेंगे और मिट्टी बनता कैसे है। तो मिट्टी बनता है जैविक और अजैविक तत्वों के मेल से। और पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। और मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस की चर्चा हम आगे करेंगे। लिख दीजिए, मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत है जो जो जैविक और अजैविक तत्वों के मेल से बनता है। जो जैविक और अजैविक तत्वों के मेल से बनता है। जैविक और अजैविक तत्वों के मेल से बनता है। यदि हम मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि यदि ये मिट्टी है, इसके ऊपर एक लेयर सा बन जाता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ध्यान रखना है इसका। ह्यूमस क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे पेड़ से फल गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, सड़ रहे हैं और मिट्टी का सबसे ऊपरी परत बना रहे हैं, जीव जंतु मर रहे हैं, या इस प्रकृति में कोई भी जैविक या अजैविक तत्व क्या हो रहा है, मिट्टी में विलय हो रहा है, वह जिस लेयर का निर्माण करेगा उसको हम ह्यूमस कहते हैं। और किसी भी पौधे को उपजने के लिए ह्यूमस की सबसे बड़ी महत्ता है। यही कारण है कि जब अपर्दन हो जाता है या बाढ़ के कारण या फिर किसी भी कारण से हवा के कारण अपर्दन हो जाता है तो फर्स्ट लेयर कट के अलग हो जाता है। उसके बाद निचला जो लेयर बनता है उपजाऊ नहीं होती है। फिर वापस जब उस लेयर में ह्यूमस का निर्माण होगा उसके बाद वहां कुछ उपज सकता है। तो फसल के दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से ह्यूमस की अलग महत्ता है। लिख दीजिए, मिट्टी के जैविक तत्व के परत को ह्यूमस कहा जाता है। मिट्टी के जैविक तत्व के परत को ह्यूमस कहा जाता है। मिट्टी के जैविक तत्व के परत को ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस कहा जाता है। इसी में लिखिए, जीव जंतु और वनस्पति, जीव जंतु और वनस्पति ह्यूमस निर्माण को प्रभावित करते हैं। जीव जंतु और वनस्पति ह्यूमस निर्माण को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे।
नोट नंबर 1। अब यहां कुछ ऐसे पॉइंट मैं आप तक शेयर कर देता हूं जो विभिन्न परीक्षाओं के मुख्य प्रश्न होते हैं एमसीक्यूज में। पहले आप में से कोई बता दें कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है। वेरी गुड। कितने ईस्वी में उसका निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी? 1890 में हुई थी। इसको लिख लीजिए। देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कलकत्ता है। 1890। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कलकत्ता में है। इस्टेब्लिश्ड 1890। ठीक है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उत्तर पूर्वी हिमालय के विषय में और पश्चिमी घाट के विषय में। सबको याद होना चाहिए। इसको किस लिए जानते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को क्यों जानते हैं? हॉट स्पॉट है। वेरी गुड। तो यदि हम भारतीय मिट्टी के विविधता का अध्ययन करेंगे, इंडियन सॉइल के डाइवर्सिटी का अध्ययन करेंगे, तो दुनिया में हमारी क्या रैंकिंग है और एशिया में क्या रैंकिंग है, कौन बताएंगे? उसके बेसिस पर विश्व के 193 देशों में हम कितने नंबर पर हैं मिट्टी के विविधता के हिसाब से, और एशिया में कितने नंबर पर में है? इसका उत्तर होगा 10वें और 4थे। लिख दीजिए। भारतीय मिट्टी और पौधे दोनों एक साथ लिख दीजिए। भारतीय मिट्टी और पौधे की विविधता के दृष्टिकोण से भारतीय मिट्टी और पौधे के विविधता के दृष्टिकोण से विविधता के दृष्टिकोण से दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान है। भारत का विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान है। इसको याद रखना है। यानी हम टॉप के देशों में से हैं। हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, इतने रंग। एक आम की ही क्वालिटी देखेंगे, क्योंकि पौधे का संबंध भी मिट्टी से ही है। अब आम को उपजने के लिए जलोढ़ मिट्टी ही चाहिए, तभी उस क्वालिटी का आम पनप सकता है। तो एक बार एक हास्य कथा में पढ़ रहा था। एक भारतीय एक बार विदेश गया, तो किसी विदेशी ने अपने देशों का फल उसे गिनाया। उस भारतीय ने कहा कि जितने तुम्हारे देश में कुल मिलाकर फलों की वैरायटी है, उतनी वैरायटी अकेले भारत में एक आम के प्रजाति के पास है। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक आम की प्रजाति इतनी ज्यादा है, तो सभी पेड़ पौधों की प्रजाति मिलाकर कितनी प्रजातियां होंगी? डेफिनेटली वो लाखों में है। और इसका एकमात्र कारण है कि हमारे पास सॉइल की डाइवर्सिटी है। अलग अलग प्रकार की चाय कॉफी की भी मिट्टी उपलब्ध है, सेब उपजाने के लिए भी कहीं ना कहीं मिट्टी उपलब्ध है, और धान उपजाने के लिए भी उपलब्ध है। सभी प्रकार की मिट्टी है। हम आगे चलेंगे। देखिए, भारतीय नोट में ही लिखेंगे, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान ब्रैकेट में 1916। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान 1916 1916 का मुख्यालय भी कलकत्ता में है। ठीक है, कलकत्ता में है। अब दो चीजें कलकत्ता में हो गई, एक वनस्पति सर्वेक्षण और दूसरा प्राणी सर्वेक्षण। दोनों का हेडक्वार्टर कलकत्ता में ही है। एक और नोट लिखेंगे। लिखिए, वैश्विक प्राणी विविधता वैश्विक प्राणी विविधता वैश्विक प्राणी विविधता की दृष्टिकोण से
वैश्विक प्राणी विविधता की दृष्टिकोण से दृष्टिकोण से भारत की वैश्विक हिस्सेदारी भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 6.52% है। 6.52% है परसेंट है। चूंकि एनसीईआरटी में एक तथ्य है संसाधन, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है रिसोर्स। संसाधन किसे कहेंगे, कौन बता सकते हैं कि संसाधन क्या है? उसको तो मशीन कहते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन वो है दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, वो संसाधन है। ध्यान रखना है, मनुष्य के लिए। जैसे मैं कहता हूं कि हल हल एक संसाधन है, सुई भी एक संसाधन है और तलवार भी एक संसाधन है। ठीक है, सब कुछ एक संसाधन है क्योंकि मनुष्य के लिए किसी न किसी रूप में महत्ता रखती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आईसीएआर को यह समझ में आया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को यह समझ में आया, इस देश की मिट्टी को कैटेगराइज करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि समस्या यह हो रही थी कि हर एक क्षेत्र का जो किसान था वह ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहा था, और इसके कारण, इसके मूल में कारण यह था कि ट्रेडिशनल खेती से हरित क्रांति जैसा कोई रेवोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मिट्टी का अध्ययन किया गया और उसके बेस पर यह तय किया गया कि किस मिट्टी में किस तत्व की कमी है और किस क्षेत्र की मिट्टी में किस प्रकार का खाद चाहिए, और अब यह तय हो गया है। तो हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में कृषि अव्वल दर्जे पर है। इसको लिख लेंगे। देखिए, आईसीएआर के अनुसार, आईसीएआर के अनुसार आईसीएआर के अनुसार संरचनात्मक मृदा, संरचनात्मक मृदा कौमा खनिज मृदा। खनिज समझते हैं किसको कहते हैं? खनिज क्या होता है? खानों से प्राप्त होने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। आईसीआर के द्वारा संरचनात्मक मृदा, खनिज मृदा और अन्य मृदा के रंग, अन्य मृदा के रंग रंग और संसाधनात्मक महत्ता को देखते हुए, और संसाधनात्मक महत्ता को देखते हुए महत्ता को देखते हुए भारत की मिट्टी का भारत की मिट्टी का 8 भागों में वर्गीकरण किया गया। 8 भागों में वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण किया गया। तो 8 पार्ट्स कर दीजिए। पहला होगा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, लाल एवं पीली मृदा। लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा,
लवणीय मृदा, एक और है, मैं नीचे लिख देता हूं, पीट एवं जैव मृदा। पीट एवं जैव मृदा, 8 पार्ट्स हो गए, और गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ध्यान रखना है कि मरुस्थली को ही बलुई मिट्टी कहते हैं। यह कॉमन सेंस की बात है, फिर भी यदि कभी ऐसा लगे कि दुविधा की स्थिति है तो मरुस्थलीय के बगल में ही यहां पर बलुई लिख सकते हैं। अब जलोढ़ के 3 पार्ट्स, जलोढ़ मिट्टी को 3 भागों में बांट दीजिए। तराई मृदा, बांगर, ब्रैकेट में पुरानी मिट्टी, और खादर, नई, न्यू सॉइल। तराई मृदा, बांगर और खादर। तराई मृदा, बांगर और खादर। ठीक है, हम आगे चलेंगे। अब एक एक को डिफाइन करना पड़ेगा, एक एक को समझना भी पड़ेगा। तो सबसे पहला हेडिंग होगा जलोढ़ मिट्टी, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। जलोढ़ मिट्टी, एक प्रश्न जो आपसे कभी पूछा जाए कि संपूर्ण भारत की मिट्टी में किस तत्व की कमी है, तो कोई एक तत्व होगा, तो वो होगा नाइट्रोजन। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एनपीके उर्वरक की बड़ी महत्ता है। एन माने नाइट्रोजन, पी फॉर क्या होता है, फॉस्फोरस, और के फॉर कैलियम मीन्स पोटेशियम। इसका अनुपात होता है 4:2:1। कहीं पर कॉपी के शीर्ष पर लिख दीजिए, सबसे टॉप पर। एक अभ्यर्थी अभी ज्वाइन करने के लिए आया है। मूर्खों की हमारी कक्षा में कोई कमी नहीं है। अब मैं पढ़ाने में व्यस्त हूं, स्क्रीन देख नहीं पाता हूं कि किसको परमिट करना है। एक बार क्लिक किया, पैसेंस है शून्य, भाग्य छोड़कर। यहां लिख रहे हैं वापस कि 20 मिनट से मेरा कर्सर घूम रहा है। मुख्य बातों पर आते हैं। जलोढ़ की बात करेंगे, हाँ, कहा जाए। कौन सा टॉपिक चल, हाँ, शीर्ष पर लिख लीजिए, भूल गए थे। लिखिए, एनपीके उर्वरक में, एनपीके उर्वरक में एनपीके उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्राओं का अनुपात एनपीके उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्राओं का अनुपात 4:2:1 होता है। 4:2:1 होता है। 4:2:1 होता है। 4:1, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इससे एक तस्वीर क्लियर होती है कि जैसे हम एनपीके बनाते हैं, इसी का नाम है यूरिया। ध्यान रखिएगा, इसी का नाम क्या है, यूरिया के नाम से भी जानते हैं इसको। इसमें केवल
एक ही तत्व नहीं है, 3 तत्व है। नाइट्रोजन सबसे अधिक है, 4 हिस्सा है। उसके बाद है फास्फोरस, 2 हिस्सा है। और पोटेशियम यानी कैलियम, लैटिन नाम है, वो 1 हिस्सा है। कभी पूछेगा कि सबसे अधिक किस तत्व की कमी है, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन, नंबर 2 पर फास्फोरस और नंबर 3 पर पोटेशियम। इसको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य बातों पर आते हैं। जलोढ़ मिट्टी में हम हैं। जलोढ़ की हम बात करेंगे तो आप एक बार दोबारा से मैप को विजिट करें, दिखेगा कि इस छोर से, पश्चिमी छोर से लेकर और पूर्वी छोर तक जो मैदानी क्षेत्र है, मैप में तो बहुत पतला सा दिखता है, लेकिन ये इतना भी पतला नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। इसको हम लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर मान लेते हैं। 33 लाख का आधा कितना हुआ? लगभग 16.5 लगभग आधा ही है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में जलोढ़ फैला हुआ है अकेले। क्योंकि मैप की बनावट के कारण हमें पता नहीं चलता है, ये गलत मैप बना हुआ है। ये पार्ट और थोड़ा चौड़ा होगा तो आ जाएगा 15 लाख के आसपास, यानी आधे भारत में जलोढ़ की प्रधानता है। और यही कारण है कि हमारे देश में चावल और गेहूं और मकई वगैरह काफी अधिक उपजता है। इसको लिख दीजिए, लिखिए 15 लाख वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 43%, 43% क्षेत्र में, 15 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 43% क्षेत्र में, 43% क्षेत्र में भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पाई जाती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण नॉर्थ इंडिया में इसका विस्तार है, शुरू से लेकर अंत तक। इसको भी लिख दीजिए, इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर भारतीय क्षेत्र तक है। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर भारतीय क्षेत्र तक है। संपूर्ण उत्तर भारतीय क्षेत्र तक है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। है तो 3 लेकिन 2 को याद रखिए। पार्ट्स अलग अलग कर देंगे। जलोढ़ मिट्टी के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार हैं। खादर और बांगर, नई और पुरानी, मेन 2 पार्ट्स हैं इसके। खादर और बांगर। खादर और बांगर। ब्रैकेट में लिख दीजिए, तीसरा तीसरा प्रकार तटीय है। ब्रैकेट में लिख दीजिए अलग से। हम एक बार वापस से मिट्टी की संरचना में चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में हम देखते हैं कि जो बाढ़ का क्षेत्र है वहां तो खादर आ जाता है, लेकिन जो बाढ़ का क्षेत्र नहीं है लेकिन मैदानी क्षेत्र में पड़ रहा है, वहां पर बांगर है। अब मैं 2 तरह के भूमि का एग्जाम्पल देकर आपको समझा सकता हूं। मान लेते हैं कि गंगा का तट है, उसके इलाके के गांव हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आते हैं, और एक ऐसा जैसे मधुपुर ब्लॉक है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं आता है अब, क्योंकि वहां बांध पहले से सब तरफ बन चुका है। बाढ़ तभी आएगी जब बांध टूटेगा। अब दोनों की कंडीशन अलग अलग है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ रहा है वहां हर साल नई मिट्टी नदियां ला रही हैं जो काफी उपजाऊ होगी। जैसे कमला का क्षेत्र हो सकता है आपके पास, कोसी का क्षेत्र है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस क्षेत्र में बाढ़ परमानेंटली नहीं आता है, उस क्षेत्र में क्या होता है, मिट्टी में यूरिया देना पड़ता है। उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि हम बार बार एक ही प्रकार के फसलों को उगाते रहते हैं, और जब बार बार एक ही प्रकार के फसल उगाएंगे
तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है उससे। इसी उर्वरता को पूरा करने के लिए यूरिया नामक खाद का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि फिर इस मिट्टी में पाया क्या जाता है, जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है। इस मिट्टी में पोटास और चूना का पर्याप्त अंश होता है, लेकिन कमी किसकी होती है, एन और पी की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ये दो तत्व नगण्य होते हैं, बहुत कम होते हैं। इनकी पूर्ति करने के लिए किसान क्या करते हैं, दो तीन तरीके अपनाते हैं। जैसे हरित खाद सने, रैंचा, लीबिया का प्रयोग कर सकते हैं। एक मैनेजर का पौधा होता है बिहार में, आप देखेंगे कि किसान उस पौधे को रोप, पहले उसका बीज डालते हैं। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको हल चला देते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी को पुनः हरित खाद की प्राप्ति हो जाती है। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसी दो फसल के बीच में मूंग की खेती करते हैं। दालों में दलहन के पौधों के जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु होता है। यह नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिर कर लेता है मिट्टी में और मिला देता है। उससे फिर से उर्वरता की पुनः प्राप्ति हो जाती है। ये सब कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं, प्राकृतिक तरीके हैं। और एक आर्टिफिशियल तरीका है कि यूरिया ऊपर से मिला दीजिए। इस सब प्रकारों से जलोढ़ मिट्टी में उर्वरता लाई जाती है। इसको लिख देंगे नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, जलोढ़ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी को काप, क आकार प, काप या कछारी मिट्टी, काप या कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी या दोमट के नाम से भी जाना जाता है। दोमट भी कहते हैं इसको, दोमट के नाम से भी जाना जाता है। नीचे लिखिए, इस मिट्टी में 40% बालू और 20% सिल्ट पाया जाता है। 40% बालू और 20% सिल्ट पाया जाता है। सिल्ट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चूने और पोटास, चूने और पोटास तथा कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है। चूना, पोटास और कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है। प्रचुरता होती है। ठीक है, प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला पॉइंट देखिए, ह्यूमस की भी कमी होती है। ह्यूमस की भी कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक ही फसल को बार बार उपजाने से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। एक ही फसल को बार बार उपजाए जाने से नाइट्रोजन की भी कमी हो जाती है। जिसकी पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। जिसकी पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। जिसकी पूर्ति के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है।
यूरिया का प्रयोग किया जाता है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। आज से लगभग 100 साल पहले तक यह मान्यता थी पूरी दुनिया में कि कार्बनिक तत्वों को लैब में नहीं तैयार कर सकते हैं। आपने वर्जिलियस के सिद्धांत को पढ़ा होगा, लेकिन पहली बार लैब में वोहलर ने यूरिया बनाया और यूरिन से यूरिया बनाया था। ठीक है। साबित कर दिया कि लेबोरेटरी में भी कार्बनिक तत्वों को बनाया जा सकता है। इसको नोट में लिख देंगे। यूरिया पहला कार्बनिक तत्व है जिसका निर्माण यूरिया पहला कार्बनिक तत्व है जिसका निर्माण जिसका निर्माण लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में वोहलर ने किया था। ठीक है। लेबोरेटरी में वोहलर ने किया था। वोहलर के पहले कोई वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं था कि ईश्वर के अलावा कोई कार्बनिक तत्व को बना भी सकता है, लेकिन पहली बार उसने ये साबित करके दिखाया कि मनुष्य भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकता है। ठीक है। आगे चलेंगे। कॉपी के शीर्ष पर लिख दीजिए, सबसे टॉप पर। जलोढ़ मिट्टी में जल को रोकने की क्षमता कम होती है। जल को रोकने की क्षमता कम होती है, परंतु यह काफी उपजाऊ होता है। यह काफी उपजाऊ होता है। काफी उपजाऊ होता है। ठीक है। आप देखेंगे कि जो चिकनी मिट्टी होता है वो पानी को रोक नहीं पाता है बहुत ज्यादा। जलोढ़ मिट्टी में जल को रोकने की क्षमता बहुत कम होती है, परंतु यह काफी उपजाऊ होता है। काफी उपजाऊ होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। लेकिन मुख्य बातों में आकर, प्रमुख फसल। फसल में लिखिए चावल। चावल, गेहूं, चावल, गेहूं, गन्ना, कपास। चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, मटर और चना। मटर और चना। मटर और चना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के अवसाद से होता है। नदियों के अवसाद से होता है। इसके बाद एक नोट लिख लीजिए।
देखिए, चना और मटर, नोट में, चना और मटर लेगुमिनस कुल का है, लेगुमिनस कुल का है, इसलिए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। नोट नंबर 2, बांगर मृदा रबी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। बांगर मृदा रबी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त है। जैसे गेहूं, गेहूं, कपास, कपास, दलहन, तिलहन, मक्का और तंबाकू, और तंबाकू। तंबाकू, कौमा चावल भी लिख दीजिए, चावल तथा जूट, चावल तथा जूट। ठीक है, इतनी बातों को आज याद रख लीजिए। अगली कक्षा में हम अन्य मिट्टियों की शुरुआत करेंगे। एक बार इसको पढ़ के आ जाइए, पिछले क्लास का रिवीजन कर लीजिए। कल एक टेस्ट सीरीज भी हमने सॉल्व किया था, उस टेस्ट सीरीज को कहीं सेव रख लीजिए, उसको देख लीजिए एक बार। गणित में जिन प्रश्नों में समस्या हुई है उस क्वेश्चन के नंबर जरूर ग्रुप में टाइप कर दीजिए, ताकि क्लास निर्धारण कर सकें कितनी क्लासों की वहां आवश्यकता है। उन 2 चैप्टर्स को पूरा करने के बाद ही अगले अध्याय में हम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। अगली कक्षा में हम काली मिट्टी से शुरुआत करेंगे, ब्लैक सॉइल से शुरुआत करेंगे। शुभरात्रि।